हे गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज। दोस्तों, आज की वीडियो की कड़ी में जो पिछली वीडियो हमारी करीब 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। हिंदी पीवाईक्यू को अध्यायवार विश्लेषण देख रहे हैं हम। पीवाईक्यू बेस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक और है सबसे अहम, जो है यूपी ट्रिपल एस सी का, जो जिसके लिए हम देख रहे थे। मतलब यूपी ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम, जिसके एग्ज़ाम के लिए हम लोग मेहनत करते 5512 और इसके साथ स्टेनो की जो पोस्ट आई थी, तो 5512 वाले में जो हिंदी आती है उसी का प्रैक्टिस कर रहे थे। और आज इसका 29 जून डेट पता चला है। ठीक है, 2 मई को इस बात को पता चला गया है कि 29 जून को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2025 का विज्ञापन जारी हो गया। तो आज का दिन बहुत उम्मीदों भरा था और काफ़ी टारगेटेड था। अब इसके बाद आप फोकस हो जाइए, जोश बरकरार कर लीजिए, आप जोश भर लीजिए, जोश, और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, जो हिंदी करा रहे हैं आपको मील का पत्थर साबित करेगा, आपके लिए बेहद रामबाण का इलाज, रामबाण की तरह काम करेगा। हिंदी इसमें भी आएगी, इसमें जूनियर स्टूडेंट में भी, इसमें भी पेट में भी आएगा और आने वाले भी आएगा, आता रहेगा, ये तो आता ही रहेगा। तो बहरहाल हम चलते हैं आज अपने प्रश्नों पर, जहाँ से हम छोड़ के गए थे कल, और आज उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली ही वीडियो की कड़ी में ये चैप्टर हमारा ये है समास। ठीक है, समास नाम है चैप्टर का, उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। 165वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? पहला ऑप्शन है बेमिसाल द्वंद्व समास, बी है दुरात्ता द्विगु समास, सी है कर्महीन तत्पुरुष समास, डी है चतुरानन अव्ययी भाव समास। तो देखिए, बताइए। जी हाँ, इसका आंसर है सी। दिए हुए प्रश्न में सामासिक युग्म का सही विकल्प है सी, अतः सही युग्म कर्महीन तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्महीन का विग्रह कर्म से हीन होगा, तथा इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जिस समास में द्वितीय या उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इस समास में द्वितीय से सप्तमी तक विभक्त का लोप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप सभी को। 166 नंबर देख लेते हैं। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यही शक्ति के अनुसार का विग्रह है। शक्ति के अनुसार जिस समासिक पद का प्रथम पद समान होता है तथा अव्यय की भांति प्रयोग होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इसका अन्य उदाहरण देख लेते हैं। यथारुचि, आमरण, भरपेट, आजीवन इत्यादि। ठीक, आसान था, आगे बढ़ते हैं। 167 नंबर, 167, मैं सही पढ़ रहा हूँ, आप अपना देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम नहीं है? 166 बोलते हैं लोग, 167 है ये मेरा। ठीक है, सज्जन अव्ययी भाव था, ये क्या था? 100 कितना था? 165 था, 166 ये था। शक्ति के अनुसार ये था रुचि, हाँ ठीक है, और ये 67। ठीक है, कितने? 66 पढ़ते हैं, ये 67 सही है मेरा। ठीक है, समास नाम है तो इसका देखते हैं। सज्जन अव्ययी भाव समास, अष्टाध्यायी द्वंद्व समास, यथामति कर्मधारय समास, शरणागत तत्पुरुष समास। तो देखिए, साफ साफ दिख रहा है शरणागत। 4 नंबर जो ऑप्शन है इसको दिखा रहा है, दिए गए विकल्पों में से शरणागत में तत्पुरुष समान समास है। शरणागत का समास विग्रह है शरण में आया हुआ, ये है समास। ठीक है, इसमें में चिन्ह का लोप होता है, इसमें में चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास का एक बार परिभाषा देख ले। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है तथा समासिक पद में विभक्ति का लोप होता है, हो जाता है। ठीक है, नरोत्तम लिखना है, नरों में उत्तम। शो का कुल लिखना है, शोक से आकुल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा 168, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, मतलब गलत वाला पूछ रहा है, बाकी सब सही होंगे 3। तो देख लीजिए क्या, पंचवटी द्विगु समास, विद्याधर विद्या भंडार तत्पुरुष समास, पाणकुटी द्वंद्व समास, यथा नियम अभिव्यय समास। ठीक है, तो पर्णकुटी जो द्वंद्व समास की बात कर रहा है, पर्णकुटी वही है। तो दिए गए विकल्प में पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं है। पर्णकुटी शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास 6 कारकों में विभक्त है।
तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया, राजपुत, राजा का पुत्र। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। आप लगे रहिए, बार बार देखते रहिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इतना समझदार होकर करना क्या है, एग्जाम ही तो पास करना है। समझदार नहीं होना, एग्जाम पास करना है। समझदार होने के लिए कोई किताब पढ़ लीजिएगा, कोई किसी महापुरुष या विद्वान की, ठीक है। 169 नंबर का प्रश्न है, किस युग में अशुद्धि है? दाल रोटी द्वंद्व समास, सतसई द्विगु समास, आजन्म अव्ययी भाव समास, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। ठीक है, तो देख लीजिए ये इसमें ये है प्रतिवर्ष, डी आंसर दिख रहा है प्रतिवर्ष। कर्मधारय समास युग में अशुद्धि है। प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है, न कि कर्मधारय। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है तथा उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे प्रतिवर्ष हर वर्ष, आजन्म मतलब जन्म से, बेकाम से मतलब बिना काम के, बेलगाम से मतलब बिना लगाम के। सीधी सीधा शुरुआत पद प्रथम पद का जो बात कर रहा है ना, अव्ययी भाव वह प्रधान होता है, मतलब उसी पे टिका है, उसी पे लटका हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है गुण दोष। दोष किस समास का उदाहरण है? गुण दोष। तो पहला है, ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो साफ साफ रहेगा द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व। गुण दोष, गुण दोष द्वंद्व समास का उदाहरण है जिन सामासिक पदों शब्दों के दोनों पद प्रधान होते, दोनों पद। देखिए अगर देखिए गुण भी है दोष भी है, दोनों अलग अलग प्रधान पद हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं आदि का प्रयोग हो। गुण और दोष दोनों वे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व रहे बस कि मैं बड़ा हूँ नहीं तुम बड़े हो, तुम बड़े हो नहीं हम बड़े हैं, इस टाइप का। जैसे भाई बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों अलग अलग हैं लेकिन हैं अपने आप में। ठीक है, अगर पाप है तो पुण्य होगा, अगर भाई है तो बहन होगा। क्या बोल गया मास्टर? ठीक है। वाक्य रचना क्या है? वाक्य रचना ये जो चैप्टर है, वाक्य रचना का जो चैप्टर है इसको हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वाक्य रचना इस अध्याय को हम डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित में से ये हमारा क्वेश्चन है 171 171 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? मिश्रित, जी हाँ मैंने सही उच्चारण किया है। लिखता है, पहला है जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। दूसरा है छोटी बच्ची साइकिल चलाती थी। तीसरा है मैं छुट्टपन में साइकिल चलाती थी। डी मैं छोटी थी और साइकिल चलाती थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। मिश्रित बात है, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, क्या बना दिया? अगले प्रश्न पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। नहीं इसको पहले डिस्कशन देख लेते हैं भाई। हाँ, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी मिश्रित वाक्य उदाहरण है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वक्त में एक से अधिक, याद रखिएगा, वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र मतलब एक ही हो। ठीक है, एक ही प्रधान हो बाकी सब उपवाक्य हो लेकिन एक दूसरे से जुड़े हों, उसको मिश्रित बोलते हैं। अब आइए 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अब आप ही बताइए, सूर्य उदित हुआ तभी हुआ है, ठीक है, तो इसका साफ साफ दिख रहा है उदित हुआ उसके बाद चहचहाने लगे। तो ये पूछ रहा है किस टाइप का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो साफ साफ दिख रहा है संयुक्त वाक्य। कई सारे वाक्य दिए हैं, जैसे आंसर अगर देखें, दिया गया वाक्य प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 173 नंबर का। उससे पहले एक छोटा सा गाना याद आ रहा है, कहीं रील देखा था। शीशे सा था दिल मेरा, पत्थर सा जमाना था, दिल टूट गया। अच्छा लाइन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, 173 नरेश घर गया
उसने अपनी माँ को देखा, उसने माँ को देखा वाक्यांश संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है नरेश ने घर जाकर माँ को देखा। दूसरा है नरेश घर गया जहाँ उसने माँ को देखा। सी है नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा। डी है नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। तो डी है, क्या बोलता है, संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा। इसका हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य का संश्लेषण करने पर निर्मित संयुक्त वाक्य होगा नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। अन्य वाक्य असंगत हैं, बाकी सब उतना ठीक नहीं है, आंसर सही नहीं है, बाकी सब गलत है, एक सही है डी वाला। 174 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, देख लेते हैं। बोलता है ऑप्शन ये बोलता है बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया है। बी है यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, क्या बात है दोनों। उसके बाद डी आंसर है, मतलब सॉरी डी विकल्प है आकाश भागता रहता है। ठीक है, भागता रहता, भागने दो। अब इसका आंसर सही है, बी दिख रहा होगा आपको। यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कंडीशनल, ये कंडीशनल है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 175 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य कौन सा है। ये भी संयुक्त वाक्य है, दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, संयुक्त वाक्य लिखता है दिया गया वाक्य मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करके देख रहा है। बोलता है संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य मिक्स हो। ठीक है, समझ रहे हैं, मिश्र वाक्य हो, दो या दो से अधिक हो, या सरल वाक्य हो, दो से अधिक है, अव्ययों द्वारा संयुक्त होता है। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, वेरी गुड। यहाँ याद रखने की बात यह है संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान है, कोई खास नहीं है, इसको ध्यान से देखते जाएंगे, हो जाए। श्यामलाल, 176 नंबर प्रश्न है। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है भाई। ठीक है, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसका आंसर है मिश्र। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण। मिश्र वाक्य क्या होता है, देखिए अभी उसके पहले सरल संयुक्त वाक्य देखे थे, अब इस बार परिभाषा क्या देख रहे हैं, मिश्र वाक्य का। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो जितना उतना, यद्यपि, तथापि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमित ने वह घर खरीदा जो से जुड़ा हुआ है, उसके चाचा का था, मिश्र वाक्य उदाहरण है। दूसरा है, देखते हैं 176 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, क्या बात है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, क्या बात है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, वेरी गुड। डी क्या है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। चलिए बताइए, ये प्रश्न बताइए आप सभी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको कभी मौका मिले तो अगर आपको अपना जहाँ आंसर ना दिखता रहे वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया करिए वीडियोस को। ठीक है, उसके बाद आंसर उसको निकालने की कोशिश कीजिए। मैं एक्सप्लेनेशन तो पढ़ूंगा ही, आंसर तो बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, सीखना है। तो सीखने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दिया है
आंसर डी है इसका। दिए गए वाक्य में मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। मिश्र वाक्य उदाहरण है मिश्र, ठीक है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उप वाक्य किससे जुड़े हों? कि, जो, जहाँ, जिसने, ज्यों ही, वैसे वैसे, जैसे वैसे, क्योंकि, यदि, तो आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मेरा विश्वास है कि, ठीक है, ये वाला आंसर, भारत जीतेगा। तो मिश्र वाक्य है ये। अगला प्रश्न देखते हैं 178। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? चलिए देख लेते हैं। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, पहला था। दूसरा, यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। सी है, शाम शाम लिखा है, शाम हुई और गाय घर लौट गई, घर लौट आई, ठीक। डी, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, वेरी गुड। अब इसका आंसर है सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। अब आंसर इसका देख लेते हैं, डिस्कशन देख लेते हैं। क्या बोलता है? दिया गया वाक्य शाम हुई और गाय घर लौट आई संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य का साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। मैं आया और वह गया, समझ में आया? यह है संयुक्त वाक्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखते हैं 179 का क्वेश्चन है। 179 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य। तो साफ साफ दिख रहा है कि पूरा जो से जुड़ा हुआ है, तो साफ साफ लिख रहा है मिश्र वाक्य है। दिया गया वाक्य विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। मिश्र वाक्य उदाहरण है जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य का उपवाक्य क्या है? हाँ, दो वाक्य हैं भाई, देखिए दो वाक्य जुड़े हैं, किसी न किसी से जुड़े हैं, कंजंक्शन का फॉर्म करते हैं, जैसे कि, जो, जब, जहाँ, जिसने, ज्यों ही, वैसे, जैसे वैसे, यदि, तो इत्यादि व्यधिकरण समुच्चय बोधक से अवयव से जुड़े रहते हैं। अव्यय से जुड़े हुए। मैंने देखा कि बाजार में चहल पहल थी, तो की से जुड़ा हुआ हो गया, ये आंसर ये है, इसको मिक्स कर दीजिए। उसी तरह से जो से जुड़ा हुआ, बस यहाँ दोनों उपवाक्य की व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं। अव्यय, ठीक है, अव्यय से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर प्रश्न है, बोलता है संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, इसमें दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं, किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, ये आने वाला है, इस टाइप के एग्जाम आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा आपको, अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो सी आंसर सही है। एक प्रधान एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है जो स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। तो ठीक है। और डी वाला क्या बोला? एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य, ठीक है, ये गलत है, ज़्यादा भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। संयुक्त वाक्य की पहचान में एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक अथवा किंतु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, योजक शब्द है ये। आइए, रस, पीने वाला रस नहीं, यह दौड़ने वाला रस नहीं, ये भीड़ नहीं, ये रस नहीं, ये गिलास में जो देता है गन्ने का रस नहीं, ठीक है, ये दूसरा रस है, श्रृंगार रस या कुछ भी रस, जो भी रस होता है, ये शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं।
निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर खड़े अणे, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह वेदन कर लड़े। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बताइए कौन सा रस है? रस क्या है इसमें? बताइए 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 बताइए। इसी कड़ी में एक और है इसमें, ठीक है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। क्या बात है। ठीक है, ये इसमें दी गई वीर रस सबको ही लग रहा था, पढ़ते समय सबको लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा उत्साह को वर्णित किया गया है और जोश से भरा और फुर्तीला वाक्य है इसमें जुड़ा हुआ। दी गई पंक्तियों में वीर रस है। वीर रस जब किसी रचना या वाक्य आदि से उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वह वीर रस होता है। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, एक एक्चुअली मेन बात होती है जो अंदर की गूढ़ बात होती है, गूढ़ बात ये होती है कि आपको इसके अंदर छुपी हिडन 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 मीनिंग को छुपना है, हिडन मीनिंग को देखना है, उसका टारगेट क्या है, थीम किस पे है, थीम उसको देखिए, उसके बाद ठीक है। तो वीर रस के 4 प्रकार होते हैं, जैसे युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। ठीक है, अभी जो वीर रस था इसमें ये था। आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स का हम लोग समावेश देखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोलता है 182 नंबर है, अब लौ नसानी अब न नसैहों। इसमें कौन सा रस है? अब लौ रसानी, अब लौ नसानी अब ना नसैहो, अब लौ नसानी अब ना नसैहो। जाओ, ठीक है, शांत रख, शांत रस है ये, ठीक है। सी शांत रस, अब लौ नसानी अब ना नसैहो में शांत रस है। शांत रस जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। इस रस की स्थायी भाव, इस रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद होता है, निर्वेद। राइट, ठीक है, एक बार पहुंच करके आप देख सकते हैं इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 183, 183 नंबर बोलता, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। वाह वाह, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। कौन सा रस है भैया? श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ठीक है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, पंक्ति में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, ठीक है, रति क्रिया। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होने वाला परिपुष्टि रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस कहलाता है। क्या बात है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख करके फिर से भगा करके या दोबारा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये अगले प्रश्न पे देखते हैं। 184 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? ठीक है, रति, श्रृंगार रस, अभी पढ़े, इसके पहले वाले क्वेश्चन इसी पे डिपेंड था। श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस, अद्भुत रस, सीधी सी बात है। अभी जहाँ रथ की बात हो रही थी, भाव अनुभाव वाली बात देख जैसे रिस, तो वही होता है। बाकी आंसर ए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, ठीक है। रस की उत्पत्ति मन की विभिन्न प्रवृत्तियों में होती है। इन प्रवृत्तियों को स्थायी भाव कहते हैं। सर्वप्रथम मुनि ने 8 स्थायी भावों की चर्चा की थी, परंतु परवर्ती आचार्य मठ अभिनव गुप्त ने शांत रस के निर्वेद नामक भाव को भी स्थायी भाव माना। आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रस क्या है? स्थायी भाव है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ध्यान से सुनिए इस चीज को। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। रौद्र रस का क्या है? क्रोध। करुण रस का क्या है? शोक। विभत्स का क्या है? जुगुप्सा। भयानक का है भय। वीर का क्या है? उत्साह। शांत का है निर्वेद, अभी जिसके बारे में पढ़ा लिया। अद्भुत का है विस्मय। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग देखते रहिएगा बार बार।
हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आइए देखते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, शोक है। रस क्या हो गया? स्थायी भाव। ठीक है। श्रृंगार रस का क्या था? रति है। वत्सल का वत्सलता है। करुण का शोक है। वीर का उत्साह है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 186 नंबर क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? किलकत कान घुटुरवनि आवत, घुटुरवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बै धावती, कबहु निहारत हरि आपहु छाव को, कर सौ पकरन चाहत, किल कई हसत राजत द्वय दतिया, पनि पनि तिहि अवगाहत। क्या बात है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बाकी मुझे भी नहीं समझ में। कोई मैं हिंदी का प्रकांड विद्वान नहीं हूँ हिंदी का, ठीक है। अब जो भी है जैसा भी है, देखते हैं इसमें क्या है। कुछ अच्छी बातें ही की जा रही है, थोड़ा सा अच्छे से किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से बड़ाई जैसे कुछ चीज़ की जा रही है, ठीक है। और उससे संबंधित कुछ ऐसा ममता लाड दुलार वगैरह बात हो रही है, तो चीज़ें समझ में आ गई। बच्चा कोई खेल रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट ए हिंदी प्रकांड विद्वान, आई एम ए नॉर्मल जेन्युइन गाय, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टेनो टीचर, आई एम ए स्किल टीचर एंड ऑल्सो टीचर ऑफ हिंदी कंपटीशन समटाइम्स, ARO। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। किलकत कान कान डैश 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 करके, देखिए भाई किसी बच्चे की बात को ही कर रहा है, किलकत किलकारी उसी पे डिपेंड है। तो वात्सल्य रस, ठीक है, वात्सल्य रस। वीर रस की कोई बात नहीं है, वीरता की कोई ऐसी बात नहीं दिखा रही है, शांत रस की कोई बात नहीं है, श्रृंगार जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वत्सल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि भाई कनकत काम जान हजत जतिया पनी पनी तीन आवाहत समथिंग करके, तो समझ जाइए, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में वत्सल रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? वत्सलता। माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम व स्नेह का भाव जागृत होता है, उसे वात्सल रस कहते हैं। यही वात्सल नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से रस रूप में परिणत होता है, उसे वात्सल रस कहते हैं। मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो, दाऊ ने बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल की लीन हो, तू जसुमति कब जायो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबहू कबहुक हो यही रहीन रहांगो, रहांगो रहांगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभाव गहांगो, जथा लाभ संतोष सदा कहूँ, सो कुछ कछु न जहांगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निव होंगो। उपयुक्त पंक्ति में निहित रस कौन सा है? ठीक है, देखिए सबको पढ़ने में एक्चुअली क्या, अचानक हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के नहीं पढ़ते हैं, तो आगे पीछे छोटी मोटी वर्ड्स की एररनेस और मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला, आई एम नॉट ए बहुत बड़ा मैं प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, बट हाँ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर डूइंग दिस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छे से हिंदी को समझने के लिए, इसमें इसका जिस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ साफ लग रहा है कि किसी ऐसी चीज़ को बात कर रहा है कि ये करूँगे, मतलब संतोष, संतोष हो गया, कृपाल की दया की बात हो गई, निरंतर हो गई, क्रम वचन मेरा नेम व्यंग हो गया। तो इस टाइप की बातों को क्या मतलब शांति को देख रहा है, तो मतलब कि वैसे नॉर्मल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, रहने की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ है। तो भाई साफ साफ भयानक रस तो ऐसा नहीं है कि भयानक या कुछ मतलब ऐसा खतरनाक डेंजर टाइप का चल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है, डेंजर है यहाँ पे, ऐसा कुछ कर नहीं है। लेकिन ये है कि ये बोल रहा है वीर रस से बड़ाई भी नहीं कर रहा है, रौद्र रस या कोई मतलब लड़े बड़े जगह की बात नहीं हो रही है, हाँ, लेकिन शांति की बात कर रहा है। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मैं आंसर दे करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए सब चीज़ों को मैं कर लेता हूँ जेन्युइनली, अभी कर लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, इसमें कोई तीर नहीं मार रहा हूँ मैं। उपयुक्त पंक्तियों में से शांत रस है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। हे निर्वेद के भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार हैं, रस 8 प्रकार के होते हैं। शांत रस जैसे जब किसी ऐसे काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति एवं दुनिया से मोह भंग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ शांत रस होता है। मेरी मन आनंद सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ठीक है, शांति शांति शांति, पृथ्वी शांति, द्वापर शांति, शांति शांति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम।
तो थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, फिर देखते हैं। बोलता है 188 नंबर, श्रृंगार रस का उदाहरण है। चार इसने ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तीन इसमें प्रिंटिंग है, अगले वाले पेज पे प्रिंटिंग है। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। उद्वेलित कर अश्रु रश्मियां, हृदय चिताएं धधाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही इधर उधर। ठीक है। पानी केरा बुदबुदा, आसमान की जात, देख ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी तेरा बुदबुदा, आसमानस की जात, देख ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीरा ज्यों तारा प्रभात, कबीरदास जी का ये। ठीक है, दोहावली में से था ये दोहा। अब चलते हैं अगले विकल्प की ओर। अब बोलता है डी, पास ही मिलकर उगी है, बीच में असली अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को रस पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह हृदय का दान उसको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। साफ साफ है, श्रृंगार की बड़ाई हो रही है ये अच्छे से। बाकी सब तो उधर वीर रस था, राणा प्रताप वाला वीर था, उसके बाद ये था, बाकी एक कोई वो था जैसे अध्यात्म से जुड़ा हुआ था कबीरदास जी का। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पतली कमर, रसीली लसीली, नीले फूल को सर पर चढ़ा कर कह रहे छुए हृदय हृदय मन वो। तो साफ साफ बात है कि श्रृंगार रस की बात यहाँ हो रही है। इश्क का रस तो ऐसा है नहीं, इश्क की बात हो रही है, लेकिन श्रृंगार की बात है तो श्रृंगार रस ऐसे होता है। तो नायक नायिका के बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं थोड़ा इसको अच्छे से, पास ही मिलकर डैश 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 दान उसको। उपयुक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम है। श्रृंगार रस का जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलन, अभी जो मैंने बात बताया था, विरह आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। ये दो प्रकार का होता है, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अरे यार, कहने का मतलब ये है, जब आपस में जुड़ रहे हैं तो संयोग हो रहा है, दोनों आपस में जा रहे हैं तो वियोग हो रहा है, बस और क्या। इसका एक उदाहरण और दिखा दे रहा हूँ। बतरस लालच लाल की, क्या बात है, मुरली धरी तो लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहीं नटी जाए। क्या बात। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं श्रृंगार रस के। तो इसका आंसर ये था जिसको हमने पढ़ लिया था, ये सब चीज़ें कि ये था श्रृंगार से था प्रेम। साफ साफ ये था प्रेम, मिलन, विरह आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। दो टाइप के होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पे जो भी था आपके समक्ष था, श्रृंगार रस था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो संबंधित है, वो संबंध इस बात से बनाता है, पार्ट स्पीच नहीं, इसको क्या बोलते हैं यार, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में बोलते हैं इसको। आई थिंक दिस इज द ट्रू। जी बहुत टाइप का होता है। उन्नोमोटप्पोइया पर्सोनिफिकेशन होता है, एलिट्रॉस होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, और होता है इसमें बहुत होता है यार, अभी याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल अभी देखते हैं। 189 नंबर हिंदी में है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरहि मोती मानस चूर। क्या बात है, ये तो बहुत ही पुराना पंक्ति है। तो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार। अभी हम पीवाईक्यू को कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हम चैप्टर भी देख लेंगे। फिलहाल श्लेष अलंकार की बात हो रही है। श्लेष अलंकार की बात क्या है? श्लेष में चिपका हुआ अर्थ होता है, चिपका हुआ या मिला हुआ होता है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ अनेक निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो बात यही है। देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं अच्छे से बता भी सकता हूँ आपको। कहाँ गया भाई? हाँ, मेरा पेन इधर है। रहीमन पानी राखिए, पानी मतलब ये होता है चमक। बिन पानी सब सुन, बिना चमक के सब कुछ सुना है। जैसे अगर कहे पानी गरे हैं ऊबरे मोती मानस चून, मोती मतलब वही सोना, मानस मतलब आदमी, चून मतलब चून।
ठीक है, इन सब चीज़ों का है बस। पानी यानी चमक हर जगह होनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ सूना सूना रहता है, सून है। इसको कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन यही है पानी का अर्थ है इज्जत या पानी। मोती के लिए भी इज्जत, पानी चमक रहती है तभी मोती की इज्जत है। मानस मनुष्य में अगर इज्जत है तभी उसकी चमक है, तभी उसका इज्जत है, तभी उसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। चूना में अगर पानी या चमक नहीं है तो बेकार है, कहीं भी पाली पॉलिश करेगा तो बेकार है, कोई लगाएगा ही नहीं, दैट्स इट। क्या बात है, मैंने बता ही दिया। अब आइए 190 नंबर प्रश्न पर। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारका वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? उपमा, रूपक, श्लेष, यमक। यमक 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 यमक। आंसर दिया वह देख के पढ़ दिया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छे से घुस के बताते हैं। यमक अलंकार जिस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग दो बार हो, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग हो। दो शब्द इस्तेमाल किया और दोनों का अर्थ भी अलग हुआ, ठीक है, बस हो गया, यही है जमक। कितने लोग जमक बोलते हैं, कितने को यमक बोलते हैं। तो देखिए, बादल छाना और कम होना, काली घटा का घमंड घटा, बादल छाना का कम, ठीक है, हो गया। नभमंडल तारक बोलते हो गया, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, आसान था। 190 हो गया। 191 नंबर देखते हैं। फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। क्या बात, कौन सा अलंकार है भाई? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपयुक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। कोई वर्ड अगर यहाँ पे हम लोग सोचते हैं ये है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन दूसरा वर्ड मान लिया जाता है इसको, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर, आतप परयो प्रभात। क्या बात है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक वाचक शब्दों के रूप में जनु जानो मनु मानो शब्दों मनहु जनहु आदि का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा में। तो देख लीजिए इसमें कहाँ है, ठीक है, जनु जनु जानो मनु मानो तनु तानो जनु शब्द, ठीक है, बाकी सब समझ जाते हैं आप। देख लीजिए, जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, ये शब्द जहाँ मिलेंगे आप उत्प्रेक्षा में तुरंत ट्रिक मार दीजिएगा एक पल के लिए। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखते हैं 192 नंबर। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, कौन सा अलंकार है भाई? कौन सा अलंकार है? एक बार फिर से पढ़ें, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। चलिए देखते हैं अगला। ये ऑप्शन क्या है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। ठीक, इसमें बी नंबर, बी जो है ऑप्शन से अलिट्रेशन बोलते हैं इसको, अनुप्रास अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हो जाए। अनुप्रास अलंकार था, चमत्कार हो तो गया, अलंकार चमत्कार हो तो गया, ठीक है। अब आइए, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हो उसे कहाँ बोलते हैं? अनुप्रास। 193 नंबर देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक। बताइए बताइए कौन सा है? उपमा। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में उपमा अलंकार है। यह मन उपमेय, पीपर पात उपमान, ठीक है, मन उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिस वाचक पद और डोला साधारण धर्म है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। जैसे उपमेय होना चाहिए, जिसकी उपमा की दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान जिससे से जिससे मतलब कंपेयर, किससे तुलना की जा रही है, उपमा दी जाए। समानता वाचक पद होना चाहिए। उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। चारों बातें अगर क्लियर है तो उपमा अलंकार हो जाएंगी, ठीक।
आगे आने वाले टाइम पे अब धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसे करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें और भी क्लैरिफाई होती जाएंगी। लिखता है 149 क्वेश्चन है 194। हाँ शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर गावय में। निरंतर गावय में कौन सा अलंकार है? क्या बात है ठीक है, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, अनुस्प्रकाश है, अलिटेशन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो बस यही है। हेस एस एस शेष महेश दिनेश दिनेश सुरेश जाहू निरंतर निर्गाव में अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति को बार बार आवृत्ति हो रही है ना, तो अनुप्रास अलंकार अभी पढ़ा पिछला क्वेश्चन। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, जैसे मुदित महीपति बंदर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाया। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था, में पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 194 है के बाद 195। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये तो यार हम क्लास 8 से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ते आ रहे होंगे, समझ जाइए कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देखिए ठीक है। तरनी जनु का तमाल तरुवर बहुचाए में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ की त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अनुप्रास अलंकार में जहाँ किसी पंक्ति में एक ही वर्ण अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें च च च खेल रही हैं जलथल में, ये तो बहुत पुराना कविता था, खेल रही हैं जलथल में, ठीक है, बाकी सब सही है। च वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हो रही है, तो अलिट्रेट हो रहा है, अल्टर क्या बोलते हैं उसको, अलिट्रेशन हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? यमक, रूपक, वक्रोति अलंकार, श्लेष अलंकार। बताइए 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 बताइए। तो आंसर है दिए गए अलंकारों में से रूपक अलंकार अर्थालंकार का एक प्रकार है, अन्य अलंकार शब्द अलंकार है, ठीक है। तो आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकारों के मुख्य 3 वर्ग किए गए हैं, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, जो भी दोनों में उभय हो, मतलब दोनों मिक्स हो। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति, विप्सा आते हैं। दूसरा में अर्थ में क्या आता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह आदि आते हैं। सबको हम बारी बारी से देखेंगे। तीसरे में उभयांकल अलंकार में क्या है? संसृप्त व संकर आते हैं, 2 तरह के आते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? उपमा, श्लेष, रूपक, यमक। श्लेष चिपका हुआ है, चिपक जाता है, तो देख लेते हैं। जहां कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न ऊबर ही मोती माने चुन। पानी की बात है, इज्जत की बात है, तीनों जगह पे। यहाँ पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया। पहला मनुष्य के संदर्भ में, दूसरा अर्थ आभा तेज या तेज के संदर्भ में, तीसरा अर्थ जल के संदर्भ में। सब सब सब। अब आइए आगे। एक 198 नंबर क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, ठीक है। कौन सा आंसर है? कौन सा अलंकार है भाई? उपमा, अन्योक्ति, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, बताएं। तो इसका आंसर है सी, मानवीकरण। मेघ आए बड़े बनठन के, कहीं बादल बनठन के आते हैं, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, मानवीकरण कर दिया है, बस और क्या, कुछ भी बना दिया, मेघों को बनठन के आदमी बना दिया, क्या करे। तो
मानवीकरण हो गया। इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। सी आंसर सही है। मेघ आए बड़े मंठन के संवर के पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। जैसे जहाँ काव्य में चेतन अचेतन अव्यवस्था 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 अवस्था, अरे कुछ भी है पढ़ लो, चेतन अचेतन अवस्था का संबंध तथा क्रियाकलापों को मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कालियाँ कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर, कलियाँ दरवाजे खोल 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 कर, पर्सोनिफिकेशन है भाई। मानवीकरण कुछ भी बोल दो। कलियाँ दरवाजे, कलियाँ कैसे दरवाजा खोलेंगी यार, ये तो कलियाँ होती हैं, कलियाँ कैसे दरवाजा खोलेंगी। तो यही है, बाकी देखते हैं। अब आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आधारित है किस पे? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ क्या कहता है। गुदड़ी का लाल होना, ठीक है, 199 क्या है? गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, क्या बात। अत्यंत अनुभवी होना, बनी बात बिगाड़ देना, घर की आशा होना। गुदड़ी में लाल, गुदड़ी में लाल गाना ना है कहीं क्या? निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। गुदड़ी का लाल होना साफ साफ कोई भी पढ़ सकता है। घर की आशा होना, ये थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। बड़ी बात बनाना, ये तो गलत, साफ साफ। अत्यंत दुखी होना, अनुभवी होना, ये तो गलत हो गया, ठीक। और बाकी ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन ये ज़्यादातर इसी को मारेंगे। हो गया। 200 नंबर का प्रश्न है, मतलब प्रश्न संख्या 200। सांच को आँच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सच्चे को हर कोई झुठला सकता है, सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि साफ साफ आंसर पता चलता है। तो सी नंबर है, सांच को आँच नहीं। लोकोक्ति का सही अर्थ है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। 201 नंबर है, अंगद का पैर होना, मुहावरे का। अंगद जी देखिए, एक ये था जब वो गए थे, ये लंका है, लंका है, ठीक है, ये लंका है। लंका गए थे जब हनुमत जी, तो वहाँ पे रावण ने बैठने के लिए दिया नहीं था कोई चेयर वगैरह, सब लोग बैठे थे, हंसी की मजाक उड़ा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार पैर जमा दिया किसी बात को लेकर के, तो कोई हिला नहीं पाया था। वही बात है कि अंगद का पैर होना, एक बार कहीं अगर आपने दम रख दिया है तो रख दिया है बस। जब चाहे आपकी खुद की इच्छा ना हो, तब कोई दूसरा परिस्थिति ना आए, तब तक ना हटाएं। लेकिन छोटी मोटी परेशानियाँ, मुसीबतों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक अर्थ ये भी हो सकता है, ठीक है। रामायण पे आधारित है ये, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, आंसर ये है, दो प्रतिज्ञा से कभी ना डिगे। हाँ, प्रतिज्ञा से कभी ना डिगे, मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला, ये तो गलत है, टांगों से मतलब ही नहीं है। अब अगले प्रश्न में आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, लेट्स लॉन्चिंग। ये रहा। लिखता है, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते, राम का परम भक्त। तो सब यही था, आंसर ये था डी, सॉरी ए नंबर है। अंगद का पैर होना, मुहावरे का अर्थ है प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे या अत्यंत दृढ़ संकल्प होना, दैट इज द फाइनल। यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता था। आगे बढ़ाते हैं। गाल बजाना, गाल बजाना का मतलब सेखी मारना यार, बक 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 बोलना, टॉकेटिव पर्सन। 202 नंबर है, गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशियाँ बांटना, अपमानित करना, थप्पड़ मारना, डींग, हाँ डींग मारना, साफ साफ ये देखा, डींग मारना मतलब गाल बजाना होता है, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या है? पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा होने के बाद भी प्रायः गाल बजाता है। अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें तो डींग मार ही रहा है। आगे देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या?
लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है? नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यही है कंगन की वारसी का। ठीक है, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं होता। नहीं, ये सब चीज़ें अलग ही हैं, लेकिन साफ साफ देख रहे हैं मनुष्य को प्रमाण। ठीक, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी का लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह विकल्प सही है, बाकी सब असंगत हैं, मतलब ठीक नहीं है। एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से कहने का मतलब ये है कि सबको एक साथ करना, अच्छे बुरे का अंतर न करना, बात बिगाड़ना, मूर्ख बनाना, तानाशाह बनाना, साफ साफ वही है एक लाठी का। एक लाठी से हाँकना, मुहावरे का अर्थ है अच्छे बुरे का अंतर न करना। शेष विकल्प सही है, मतलब सही नहीं है, बाकी सब गलत है, असंगत है। यही विकल्प सही है। 205 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है क्या है? बड़ी मुसीबत आना, साहसी होना, नज़दीक आ जाना, बहुत डर जाना, यही है। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए में मुहावरे का अर्थ है बहुत डर जाना। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। यार ये तो मुझे ध्यान ही नहीं था, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक था। इसीलिए कहते हैं PYQ बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है। अब घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मर जाना, बुराई करना, जरूरत से ज़्यादा कमाई बड़ाई बताना, खुशियाँ मनाना। डी है। घी के दिए जाने का मतलब क्या होता है? जब किसी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन RO में हो गया या जूनियर असिस्टेंट में होगा, जिस एंगल से आपने तैयारी किया था, जो सोच करके, घी के दिए जलाने बहुत बड़ी बात नहीं। आज के सिनेरियो में नौकरी छोटी है बड़ी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नौकरी है, भले आप बाद में करते नहीं हैं, दूसरा कुछ स्विच कर जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर घी की दिए जलाने वाली बात यह है खुशियाँ मनाना। राम के वापस लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। अगला प्रश्न देखते हैं 207 नंबर का क्या है। 207 नंबर प्रश्न है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा? अत्यधिक अभिमान करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, बहुत शोर करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। इन दोनों नहीं हो सकता है। शोर करना, आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, दोनों कन्फ्यूजन हो रहा है। आइए देखते हैं। तो आंसर ये है बी, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। यही तो आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना है। जुबान लटक जा रही है थोड़ी सी, ठीक है। रमेश ने अपने बेटे को आसमान पर चढ़ा रखा है, इसलिए वह उन लोगों की बात नहीं मानता। अब आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। 208 क्या है? एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक वस्तु के ग्राहक अनेक, संग न होना, सबसे प्राण सबसे प्रिय होते हैं, कपटपूर्व व्यवहार करना। ये तो साफ साफ अलग ही है, एकदम बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। एक अनार 100 बीमार, तो गाने में भी लिखा गया है, फिल्मों में भी यूज होता है। दिए गए लोकोक्ति एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वस्तु के अनेक ग्राहक। अभी जो कंडीशन चल रही है UP-SSC या यूपी में, ठीक है, जो हालत सरकार ने बना रखी है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो हालत सरकार बना रखी है, कंपटीशन पे कंपटीशन बढ़ती जा रही है। पहले वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी 2016-17 से अभी कोई क्लियर वैकेंसी नहीं हो पा रही है सही से, जो ज़्यादा पोस्ट देती है। तो पहले वाले तैयारी कर ही रहे हैं, अभी जो हर साल 12वीं करके ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, इसीलिए वो सीटें कम पड़ जा रही हैं और भर्तियों में फॉर्म भरने वाले ज़्यादा पड़ जा रहे हैं। तो एक अनार 100 बीमार जो चल रहा है, इसको अब चेंज करके अगर देखें तो ये एक अनार लाख बीमार चल रहा है अभी, ठीक है, 1000 बीमार चल रहे हैं, 100 तो छोड़ ही दीजिए। अब नौकरी के 10 पद के लिए लाखों आवेदन पत्र देखकर ये अनार एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ होती है, ठीक है। 209 नंबर प्रश्न है, 209 नंबर प्रश्न है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है क्षमा मांगना, बहुत अधिक चालाक होना, गलती स्वीकार लेना, बुरा काम करना। बहुत अधिक चालाक होना, कान कतरना मतलब बहुत अधिक चालाक होना, ठीक है। तो देखिए दिए गए मुहावरे कान कतरना का अर्थ है बहुत अधिक चालाक होना। मोहन उम्र में छोटा जरूर है, लेकिन चालाकी में बड़े बड़े के कान कतरता है, ठीक है। अब तो मार्क नहीं था, लेकिन फिर भी भाई एग्ज़ाम आया है, एग्ज़ाम में दिया है तो देखते ही हैं, देखना तो पड़ेगा।
देखना तो पड़ेगा ही। 210 नंबर प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है अति आलसी, अति कमजोर, अति दुखी, अति प्रिय। साफ साफ दिख रहा है, ये बाकी सब बकवास किया जा रहा है, आंसर आसान था। ठीक है, आंखों का तारा होना अर्थ है अति प्रिय। बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप की आंखों का तारा होता है। ये तो कॉमन सेंटेंस है, लेकिन कभी कभी होता है आंखों का तारा की बात अलग होता है। सब बच्चे आंखों के तारे होते ही हैं। 211 नंबर क्या है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। कहावत का अर्थ है मेहमान नवाजी करना, मेहमान नवाजी करना, मेजबानी करना, जबरदस्ती गले पड़ना। मेहमान साफ साफ दिख रहा है, ए नंबर। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, वाक्य प्रयोग, रमेश मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे गले पड़ रहे हो। क्यों मेरे गले पड़ रहा? तुम तो न मान मैं तेरा मेहमान वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हो। क्या बात है, इतना शुद्ध हिंदी कौन बोलता है अपने दोस्तों से यार। 212 नंबर प्रश्न देखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। अरे वही भीषण लंका वाली बात है, और क्या। घर का भेद बताने से लंका नहीं ढहती, ये गलत है। आपसी फूट से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ये सही शुद्ध उच्चारण के साथ दे रहा है। घर का भेद लंका ढह का आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ये सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को 213 नंबर प्रश्न है, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रिश्वत देना, परवाह न करना, बहुत पीटना, आनंद मनाना। रिश्वत देना, चांदी का जूता पहना, जूता मारना। मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना, चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ है रिश्वत देना। दैट्स इट। अगला प्रश्न देखते हैं। 214 नंबर प्रश्न है, असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर। क्या बात है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, एक वस्तु में होने वाले लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। तो साफ साफ यही दिख रहा है कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी करना, वही बात है। असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर, खजाने की बात हो रही है और कोयले की बात कर रहे हैं, वही सब बातें हैं। ठीक है, बोल रहा है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान नहीं देना, छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना। 215 नंबर क्वेश्चन है, हाथ को हाथ न सूझना। मुहावरे का अर्थ है असमंजस में पड़ना, कुछ काम न होना, कुछ काम न सूझना, बहुत घना अंधेरा होना, भौचक रह जाना। हाथ को हाथ न सूझना, भाई ये आदमी है, एक हाथ इधर है इसका, एक हाथ इधर है, इतना घना अंधेरा था तो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, तो यही आंसर है, हाथ को हाथ न सूझना। ठीक है, बहुत घना अंधेरा होना। अब देखते हैं 216 नंबर, होनहार बिरवान के होते चिकने पात। साफ साफ बात है कि जो होनहार है वो शुरू में ही पता चल जाता है कि वो कितना, उसके दिख जाते हैं, उसके लक्षण दिख जाते हैं। यही है, होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करते हैं, गलत है, दिखावा वाली बात में गलत। होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोस्त ना, होनहार व्यक्ति बहुत ही सब परिश्रम होता है। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही पता चल जाती है, यही सही है, बाकी सब गलत है। आंसर देखते हैं, होनहार विद्वान के होत पता चिकने बात। लोकोक्ति का अर्थ है होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। 217 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंधी पी से कुत्ता खाए। हैं, अंधी पी से कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है कुत्ते को खाना खिलाना, बिना मतलब का काम करना, कमाए खोई खाए कोई। अरे कमाए कोई खाए कोई, यही बात है, गलत काम करना। अंधी पी से कुत्ता खाए, बात तो सही है। अंधी पी से कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है कमाए कोई खाए कोई, बात करे कोई भरे कोई, ये वाली बात है। जैसे उसी तरह से ये वाक्य प्रयोग क्या है, राजन ने बड़ी मुश्किल से आम तोड़कर रखे और सतीश आकर खा गया। ये तो वही बात हो गई ना, अंधी पी से कुत्ता खाए, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 218 नंबर, बगलें झांकना। मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना, असंभव बातें करना, शरीर अस्वस्थ होना। तो ये वाला सही है, दायित्व की स्थिति में आने पर आंखें चुराना,
की स्थिति आने पर आंखें चुराना। ठीक है, बगले झांकने का क्या है दायित्व? स्थिति आंखें चुराना होता है। वाक्य प्रयोग, जब सड़क निर्माण के लिए लोगों से पूछा गया कि कौन कौन श्रमदान करेगा तो सभी बगले झांकने लगे। क्या बात है भाई, ये हो गए हम 218 तक पहुंच गए हैं। 219वां हमारा क्या है? पत्र लेखन का चैप्टर है। अब थोड़ा सा क्या है, बड़ी बड़ी मतलब लाइंस को पढ़ करके छोटा मोटा क्वेश्चन देना पड़ेगा आसान। ठीक है, तो आने वाले जो वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद जो आएगा लेक्चर वो इस पर विशेष करके दिया जाएगा, क्योंकि 1 घंटे पहले हो चुके हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते। मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बोर हो जाएंगे लोग, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, बोलेंगे क्या मास्टर बकवास करता रहता, बोलता रहता, बक 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 बक। फिर भी अपनी कोशिश हमने बहुत अच्छे कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। जो भी जुड़े हैं इससे वो जुड़े रहेंगे तो उनको बहुत ही आसानी होगी एग्ज़ाम में। तो इसी शुभ चिंता के साथ और शुभ बातों के साथ, अच्छे विचार के साथ इस बात पर वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम पे इससे अच्छे हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। यूपीटीपीएससी को पूरी तरह से हम लोग तोड़ देंगे, यूपीटीपीएससी को पूरी तरह से तोड़ेंगे। साथ साथ जो आरओ एआरओ है उसको भी देखेंगे, क्योंकि लड़के सब एक ही हैं, कहने के लिए इधर उधर नहीं है, सब एक ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच।